गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी और जिनजुशन बाहर सोए हुए थे और उनकी वाइफ इस अंदर बहुत मज़े से सो रही थी और बाहर आके जियांग चेंग भी उन पर चिल्ला के चला गया कि उन्हें शोर कम करना चाहिए। यानली भी वेवुशियान से अलविदा लेते हुए कहती है कि अब उनको भी उनके क्लैन में जाना पड़ेगा और यानली और जिनजुशन भी वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग कहता है कि अगर मुझे जियांग क्लैन में काम नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रुकता, बट मैं तुमसे मिलने आते रहूँगा। और ऐसा कह के वो वेवुशियान से भी अलविदा लेके जियांग क्लैन लौट जाता है। जियांग चेंग के जानने ही वाला था लैनवांग जी जियांग चेंग को लेकर एक रूम में आता है और कहता है कि मुझे आपसे कोई इम्पोर्टेंट बातें करनी है, क्यों ना हम लोग पहले वो बातें करें, उसके बाद आप जियांग क्लैन लौटें। जियांग चेंग भी लैनवांग जी के साथ चला जाता है। वेवुशियान को पहले लगता है कि वो लोग सिर्फ राज्य से रिलेटेड बातें करेंगे, इसलिए वेवुशियान उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जी जियांग चेंग से पूछता है कि आप मुझे सच सच बताना, क्योंकि वेवुशियान मुझे बता नहीं रहा है कि उसकी बॉडी पे इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों, किसने उसे इतना ज़्यादा हार्म किया है। हमने तो सुना था कि वेवुशियान आपके जियांग क्लैन का सबसे छोटा प्रिंस है, जिसे जियांग क्लैन ने प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ जियांग क्लैन में छुपा के रखा है। वो कभी भी बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसकी ब्यूटी इतनी है कि कोई भी अल्फा उसको अपना बनाना चाहे, और इसीलिए वो जियांग क्लैन में है। बट ये जियांग क्लैन में होते हुए भी उसके ऊपर इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों हैं? कौन उसे पनिश करता है जो आप जियांग क्लैन वालों को भी मालूम नहीं, और वेवुशियान मुझे बता क्यों नहीं रहा है। जियांग चेंग ये सुन के अपना सर झुका लेता है। वो थोड़ी देर कुछ कहता नहीं। लैनवांग जी उसी की तरफ घूर रहा था कि जियांग चेंग अब उसे बताएगा, और थोड़ी देर बाद जियांग चेंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और लैनवांग जी को सारी बातें बताता है कि किस तरीके से जियांग क्लैन में वेवुशियान को मैडम यू और मिस्टर जियांग अपने फालतू के रूल्स उसमें थोपते रहते हैं और उसे परेशान करके रखा हुआ है। वो लोग वेवुशियान के साथ ऐसा क्यों करते हैं वो उन्हें भी नहीं मालूम। वेवुशियान को हमेशा सबसे छुपा के रखना चाहते हैं, बट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। वो किस रीज़न से वो हमें नहीं मालूम, बस वो लोग वेवुशियान पे हमेशा गुस्सा रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो वेवुशियान को ना चाहते हुए भी पाल रहे हैं। और जियांग चेंग बताता है कि जब वेवुशियान मैडम यू के पेट में था, मैडम यू ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी वेवुशियान को उनके पेट में ही मारने की, बट वो ऐसा नहीं कर पाई। और जब वेवुशियान का जन्म हुआ उन्होंने उसे खुद से दूर कर दिया, जिसे एक मेड ने पाला था। जब वेवुशियान 6 साल का हुआ तब वो मेड भी मर गई। उसके बाद से वेवुशियान के हालात और भी ज़्यादा बुरे हो गए और वेवुशियान को इससे बुरी तरीके से ट्रीट करे जाने लगा। और मैडम यू हर गलती पे उसे ऐसे ही मारती थी, यहाँ तक कि उसे अपने दर्द होने पे भी चिल्लाने तक की आज़ादी नहीं थी। इसलिए वेवुशियान को कितना भी मार लिया जाए अब वो चिल्लाता नहीं है, और उसने अपनी गलती के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना भी छोड़ दी, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता कि उस गलती में उसका कोई हाथ है या नहीं, उसने वो गलती करी है या नहीं। लैनवांग जी को ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो टेबल पे अपना हाथ बहुत ज़ोर से मारता है, जिससे वहाँ पे वो पूरा टेबल के ऊपर का सामान नीचे धड़म से गिर जाते हैं। और लैनवांग जी कहता है कि तुम जियांग क्लैन वालों को क्या थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है? उसने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम्हें उसे इतना ज़्यादा पनिश करते हो बिना रीज़न? वो बचपन से लेकर आज तक ये सारा दर्द सहता आ रहा है और उसे कुछ कहने का भी तुमने हक नहीं दिया। ये कैसी पनिशमेंट है? इसमें उसकी क्या गलती है कि वो तुम्हारे क्लैन में पैदा हुआ और तुमने तो उसे कुछ कहने तक का नहीं छोड़ा? वो हर पल हर इंसान से डरता रहता है और उसे तो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। कम से कम तुम्हें उसे थोड़ी सी नॉलेज ही दे सकते थे, बट तुमने तो उसे पढ़ने भी नहीं दिया और सर्वेंट से भी बुरी हालत में उसे ट्रीट किया है। क्या तुम लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता अपने ऊपर? ऊपर से तुम्हारी ही माँ ने अपनी माँ को माँ कहने का भी हक नहीं दिया। मैडम यू को वो मैडम यू कहता है। आज मुझे समझ आया, क्योंकि उन्होंने उसे माँ कहने का अधिकार ही नहीं दिया। आखिरकार उसके पास पूरा परिवार होते हुए भी वो एक अनाथों की ज़िंदगी क्यों जी रहा है? जियांग चेंग कहता है कि भले मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने उसको माँ या पिता कहने का कोई अधिकार ना दिया हो, बट मेरी बहन ने और मैंने कभी भी उसको परिवार के प्यार में कभी कमी नहीं करी। हम लोग ने उसे जितना हो सका अपनी माँ से प्रोटेक्ट किया है। लैनवांग जी कहते हैं वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुमने उसे कितना प्रोटेक्ट किया है। आज तक तुम बताना कि तुमने कब अपनी माँ के सामने आके उसकी मार खुद के लिए खाई होगी। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार डांट देती होगी तुम वहाँ से पीछे हट जाते थे। अगर तुम थोड़ा कदम बढ़ाते हैं तो तुम्हारी माँ शायद तुम्हारी ज़िंदगी आगे झुक जाती और उसे ना मारती। अगर तुम कोशिश थोड़ी और करते तो आज उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता जो अब चल रहा है। चेंग कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता है और इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। लैनवांग जी कहता है
ये सिर्फ बहाने हैं जो खुद के ऊपर कभी गलती का दोष आने लगे तो तुम दूसरों पर डाल दो। चैंग को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुमसे इतनी शांति से बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे सारे दोष मुझ पे ही डाले जा रहे हो। लैनवांग जी कहते हैं जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम आप और तुम की भाषा बदल देते हो और यहाँ पे अपने भाई के लिए थोड़ा सा अधिकार नहीं मांग सके, उसके लिए तुम्हें क्या कभी खुद पे गुस्सा नहीं आया कि तुम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है उसके साथ और तुम बिल्कुल शांति से वहाँ खड़े होके बस नज़ारा देखते रहते थे कि उसके और कितनी बार मार पड़ने वाली है और वो कितना दर्द और सह सकता है। चैंग इस बात पे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ के सामने आके वेओशान को बचाने की कोशिश नहीं करी। वो चाहता तो वेओशान के हिस्से की मार एक बार खुद भी खा सकता था, एक दिन अपने भाई को ये बता सकता था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो सकता है। बट जियांग चैंग ने ना उसके लिए कभी आवाज़ उठाई ना ही कुछ कहा, बस वेओशान को उसकी माँ के मारने के बाद यह दिलासा देता था कि कोई बात नहीं, उनकी माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, जरूर वेओशान की कोई गलती होगी। ये कहता है कि अगर तुम्हारी कोई गलती ना हो और कोई तुम्हें सजा दे तो तुम उसे मार सकते हो, और जब वेओशान की कोई गलती ना होते हुए भी तुम्हारे क्लैन में तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और पता नहीं कितने ही लोग, वहाँ तक कि सर्वेंट भी उसे पनिश करते थे, बेचारे को कितना ज़्यादा दर्द दिया, और तुम तब भी इतने गुरूर के साथ कहते हो कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ज़रूर इसी में उसकी कोई गलती होगी। हाँ, शायद गलती थी कि वो तुम्हारे क्लैन में पैदा हुआ, बट वो ये चूज़ नहीं कर सकता था कि वो कहाँ पैदा होता। जी अब वहाँ से उठता है और जाते हुए कहता है कि यहाँ पे जो भी बातें हुई मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम वेओशान को ना ही बताओगे और तुम वेओशान के सामने वैसे ही रहोगे जैसे तुम अब तक थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे या फिर तुम्हारे कारण वेओशान के चेहरे पे जो खुशी आई है वो यहाँ से चली जाए। तुम्हारे जियांग क्लैन में उसे जितना दुख मिला है वो गम वो भूल तो नहीं सकता, बट मैं उसकी ज़िंदगी से वो यादें मिटाने की पूरी कोशिश करूँगा। लैनवांग जी अपने मन में सोच रहा था कि मैं उससे इतने बार पूछ चुका हूँ और इतने गुस्से से भी पूछ चुका हूँ कि उसमें क्या था, क्या गलती थी उसकी जो उसे इतनी सारी पनिशमेंट मिली, बट शायद गलती मेरी ही थी जो मैंने ये सवाल कहा कि उसमें उसकी क्या गलती थी जो उसे पनिशमेंट मिली, जबकि उसे तो मालूम ही नहीं कि उसकी गलती क्या है। उसे बिन मतलब में बस पनिशमेंट मिलती ही रहती है, उसकी कोई गलती ना होते हुए भी वो पनिशमेंट ले रहा है, तो इसका वो मुझे जवाब ही क्या देता। जी अब अपने रूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है और पहले बहुत टाइम तक सिर्फ डोर को देखता रहता है और कुछ सोचता है। बस कुछ टाइम बाद उसके पीछे से आवाज़ आती है, आप कब से इस दरवाजे पे खड़े हैं, क्या आप साइड नहीं हट सकते, मुझे अंदर जाना है। और लैनवांग जी जब पीछे देखता है तब वेओशान के हाथ में उस बनी के जो छोटे छोटे टाइगर कब्स थे, उनके पूरे चेहरे में मिट्टी लगी हुई थी। वेओशान उन टाइगर कब्स के साथ मिट्टी में खेल रहा था और पूरा उनकी तरह गंदा हो गया था। लैनवांग जी उसके चेहरे से मिट्टी साफ करते हुए कहता है कि क्या तुम छोटे से बच्चे हो जो अपने चेहरे पे इतनी ज़्यादा मिट्टी लगा ली और तुमने अपने पूरे क्लोथ्स कितने ज़्यादा गंदे कर लिए। लैनवांग जी उसे इसी तरीके से डांट रहा था और वेओशान उसे बहुत टाइम से सिर्फ घूर के देखे जा रहा था। लैनवांग जी कहता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। वेओशान फिर अपना सर झुका लेता है और कुछ नहीं कहता। और वेओशान मन में ही सोच रहा था मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसे मेरी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, पर ऐसा क्यों है, इसे मेरी इतना चिंता क्यों हो रही है, और मेरा दिल इसके इस चेहरे को देख के इतनी तेज़ धड़क क्यों रहा है। मुझे लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे जल्दी से किसी हीलर को दिखा लेना चाहिए। वेओशान ये सब कुछ सोच ही रहा था और वेओशान को भी मालूम नहीं चलता कि उसकी चीक्स कब ब्लश करने लग जाते हैं। और लैनवांग जी वेओशान को ब्लश करता देख सोच रहा था कि ओह ये कितना ज़्यादा क्यूट लगता है ब्लश करते हुए, मुझे इसको किस करना है अभी इसी वक्त। और लैनवांग जी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है क्योंकि वेओशान को ऐसे देख के लैनवांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और लैनवांग जी दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और लैनवांग जी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लैनवांग जी अब अपने कोर्ट में जाता है और सारी मीटिंग्स को अटेंड करता है कि इतने सारे प्राइम मिनिस्टर इतनी सारी शिकायतें लेकर आए हुए थे। लैनवांग जी तो सब इंतज़ार कर रहा था कि ये सारे मसले हल हो और वो अपने रूम में जाए और वेओशान के साथ टाइम स्पेंड करे, बट ये प्राइम मिनिस्टर लोग इतनी टाइम से बकर बकर कर रहे हैं और इनकी मीटिंग ही ख़त्म नहीं हो रही। लैनवांग जी उनको पूरे ब्लैंक फेस के साथ सिर्फ देखे जा रहा था। सबको लग रहा था कि लैनवांग जी बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट अंदर ही अंदर लैनवांग जी को बस मन कर रहा था कि बस ये जल्दी से ख़त्म हो और मैं वेओशान के पास जाऊँ।
और जब पूरी मीटिंग खत्म होती है, लैनवांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है कि चलो अब खत्म हुई, और लैनवांग जी जाने ही वाला था। तभी एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि किंग, हमें दूसरे क्लैंस पे अटैक भी तो करना है, और उनकी प्रिंसेस के कईयों की शादी के रिश्ते भी आए हैं। लैनवांग जी अपने ही मन में कहता है, क्यों सारे अल्फा क्या मर गए हैं जो वो सब के सब शादी के रिश्ते यहीं आ रहे हैं? अरे इतनी बड़ी दुनिया है, कोई सा भी अल्फा ढूंढ लो, यहाँ पे क्यों आ रहे हो? निकलो यहाँ से, मेरी शादी हो चुकी है और अभी मेरी वाइफ भी थोड़ी इनोसेंट सी है, बट उसका गुस्सा बहुत हायर लेवल है। अगर उसे मालूम चला कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है तो वो तो कल मेरे को पॉन्ड के पास सुलाई थी, अब क्या तुम चाहते हो मैं पूरे क्लैन के बाहर सोऊं? लैनवांग जी कहता है कि मेरे को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कई लोगों ने आपके कॉन्सर्ट या कॉन्क्यूपाइन बनने के लिए भी हाँ कर दिया है कि अगर आप उनसे शादी ना करना चाहें तो आप उन्हें कॉन्सर्ट या कॉन्क्यूपाइन भी बना सकते हैं। लैनवांग जी कहता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम शांति से उन्हें मना कर दो, और वो यहाँ से ऐसा कह के चला जाता है। लैनवांग जी अपने रूम के पास पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लैनवांग जी बहुत जल्दी जल्दी चल के वहाँ जा रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है नेहोसेन की। वो कहता है कि लैनवांग जी ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कहीं जाने के लिए बहुत जल्दी में हो? लैनवांग जी कहता है कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी अपने रूम तक पहुंच जाऊंगा, बट ये मेरे रूम तक पहुंचने के रास्ते में इतने सारी रुकावटें आ कहाँ से गई? पहले वो प्राइम मिनिस्टर, अब ये नेहोसेन, और अब तो ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। कहता है कि मैंने सुना है कि तूने अपनी शादी कर ली, वो भी इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हेवनली ब्यूटी ओमेगा से, और मुझे तो बताया भी नहीं। लैनवांग जी कहता है कि क्यों, मेरे को अपनी बर्बादी को निमंत्रण कार्ड लिखने की कोई ज़रूरत थी जब वो खुद चल के आ गई है। नेहोसेन कहता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई ऐसा कहता है क्या? लैनवांग जी कहता है जब तक तू अपनी तारीफ में कुछ शब्द ना सुन ले तू तक मेरे को तेरा चेहरा ना बंदर का दिखता है, और अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, पर तभी बंदर ही दिख रहा है। लैनवांग जी कहता है कि मेरे को वेवशान से सच्चा प्यार हो गया है, और वो कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितना इनोसेंट है। वेवशान कहता है कि किसने कहा कि प्यार एक बार ही होता है? मैं तो कहूँ इंसान को बेशर्म होना चाहिए, प्यार बहुत बार होता है। लैनवांग जी कहता है अगर इतनी ही बार प्यार होता है तो अब तक तेरी शादी क्यों नहीं हुई? हर लड़की से तो मार खा के ही आ जाता है। इतना बेशर्म होने से अच्छा तो मैं संस्कारी पति ही बन जाऊँ, ताकि मेरी वाइफ ही मुझ पर थोड़ी दया दिखाए, उसे कभी भी गुस्सा न रहे। फिर से लैनवांग जी पूछता है कि वैसे तो यहाँ आया क्यों है? नेहोसेन कहता है कि ओ मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरे ब्रदर ली मिंगजुई ने एक बेटे को जन्म दिया है। लैनवांग जी कहता है क्या वो अल्फा नहीं थे? मेरे को लगा कि वो अल्फा है। नेहोसेन कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि मेरे ब्रदर ली मिंगजुई की वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया। लैनवांग जी कहता है कि ओ ऐसा कहना, मेरे को लगा कि ली मिंगजुई ने दिया है, और मैं सोच रहा था कि अल्फा ओमेगा कब बन गए। लोग ऐसे ही खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी लैनवांग जी देखता है कि वेवशान के रूम से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सबके सब पागल हो, तुम्हें मैं एक काम कहूँ और तुम लोग उसका उल्टा ही कर देते हो। भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया भी है या नहीं? और लैनवांग जी जब डोर खोल के देखता है तो वेवशान उन टाइगर कब्स पे चिल्ला रहा था, और वो टाइगर कब्स बेचारे चुपचाप वेवशान की बातें सुन रहे थे और उसे क्यूट आईज से देख रहे थे। वेवशान भी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ़ किया, अब तुम लोग जाके खेल सकते हो, और वो टाइगर कब्स वहाँ से भाग जाते हैं। लैनवांग जी के पीछे से नेहोसेन बाहर निकलते हुए कहता है कि वाह लैन ब्रदर, आपने तो बहुत अच्छी चॉइस रखी, इतना अच्छा ओमेगा डिजर्व नहीं करते, इसको तो मेरा ओमेगा होना चाहिए था। लैनवांग जी अब नेहोसेन की तरफ घूर के देखने लगता है। नेहोसेन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो जानते हैं कि मैं एक बीटा हूँ और मैं इस ओमेगा का करूँगा ही क्या? मेरे पास मेरा ओमेगा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर उसे मालूम चला है कि मैं यहाँ पे दूसरे ओमेगाओं पे नज़र डाल रहा हूँ, वो तो मेरी नज़रें ही निकाल लेगा। जी कहता है उसके नज़रें निकालने से पहले मैं तेरे को अंधा खुद ही कर दूंगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा पे नज़र डालने की। नेहोसेन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, आप फालतू में इतना गुस्सा हो रहे हैं। और लैनवांग जी नेहोसेन को वेवशान से मिलवाता है। वेवशान नेहोसेन को ग्रीट करता है। नेहोसेन वेवशान से पूछता है कि आपने इस अल्फा में ऐसा भी क्या देख लिया जो उससे शादी कर ली? वेवशान अब क्या कहे कि बेचारे को तो मालूम ही नहीं कि उसकी शादी कब हुई, और यहाँ पे यही अल्फा कहते फिरता है कि उसकी शादी हो गई, जबकि वेवशान ने तो कभी देखा ही नहीं उसकी शादी होते हुए। लैनवांग जी इस समय बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था कि उसकी वाइफ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हर इंसान उसको पाना चाहता है पर कोई भी नहीं पा सकता, और उसकी वाइफ भी इतनी टैलेंटेड है कि उसको भी नहीं मालूम कि वो कितनी टैलेंटेड है। ऐसे ही बातें कर रहे थे, फिर अचानक से वेवशान के फेस पे से स्माइल चली ही जाती है और वेवशान बहुत सीरियस हो जाता है और सिर्फ अपने मिरर की तरफ किसी चीज़ को बाहर की तरफ ढूंढने लगता है। और अचानक से लैनवांग जी की तरफ एक तीर आता है। वो लैनवांग जी की आंखों के बिल्कुल करीब आ गया था, जिसे वेवशान ने अपने हाथ दोनों उंगलियों से पकड़ लिया था। लैनवांग जी की आंखें तो बस उस तीर को घूर रही थी और लैनवांग जी का हार्ट बहुत तेज़ से बीट कर रहा था।
लैनवांग जी इस बार बहुत बुरा डर गया था कि उसे को लगा नहीं था कि उस पर कोई अटैक करेगा और उस तीर को बाहर की तरफ जहाँ से वो आया था उसे डायरेक्शन में फेंक देता है। तभी उन्हें पेड़ पर से किसी पर्सन के गिरने की आवाज़ आती है। सब गार्ड्स वहाँ जाके चेक करते हैं। लैनवांग जी, वेओशियन और नेहोसन भी जाते हैं। लैनवांग जी देखता है कि वहाँ पे एक वापस से किलर मास्क मैन आदमी है जो उसको वापस मारने आया है। लैनवांग जी कहता है कि इसको कैद खाने में फेंक दिया जाए और हीलर से इसका इलाज कराया जाए ताकि हम जान सकें कि इसे किसने भेजा है। और लैनवांग जी वेओशियन की तरफ बिल्कुल शॉक्ड फेस बना के देख रहा था कि इसने कैसे किया। लैनवांग जी को बिल्कुल नहीं लगा था कि वेओशियन को अटैक को डॉज करना भी आता है। और लैनवांग जी वेओशियन से पूछ ही लेता है, क्या तुम्हें फाइटिंग स्किल्स आती है? वेओशियन कहता है कि नहीं, मुझे आती नहीं है, बट जंग क्लैन में भी मेरे ऊपर ऐसे अटैक्स होते रहते थे। मैडम यू मुझे मारने के लिए हमेशा किसी न किसी को मारने के लिए भेजती ही रहती थी और मिस्टर जंग भी ऐसा करते ही रहते थे। इसलिए जब मैं 6 साल का था मेरे को मेरी उस ओल्ड मेड ने ये सब चीज़ें सिखाई थी जिसके थ्रू मैं अब तक ज़िंदा हूँ। बट लैनवांग जी को वेओशियन ये सब कुछ बताने के बाद वेओशियन अपने ही मन में सोच रहा था कि इस समय हमको काफ़ी कुछ सिखा देता है कि मैं जब 6 साल का था तब से मैं ऐसे अटैकर्स से बचते आ रहा हूँ। मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं अब तक ज़िंदा हूँ। कितने सालों में जी गया। मेरे को अपने जन्मदिन पे हर साल यही लगता है कि मैं इतने साल हो गए कि मैं अब भी ज़िंदा हूँ। वेओशियन अब स्माइल करके उन लोगों की तरफ देखता है जहाँ पे लैनवांग जी बहुत ज़्यादा ही शौक था। अब भी वो वेओशियन की बातें समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या कहा। और वहाँ पे नेहोसन तो बिल्कुल अपनी चमकती हुई आंखों से वेओशियन को देख रहा था और वो वेओशियन से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गया था। वो सोच रहा था कि ये ओमेगा कितना परफेक्ट है। वेओशियन बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। हर इंसान अपने लिए ऐसा ही तो ओमेगा या फिर ऐसा ही पार्टनर चाहता है। वेओशियन लैनवांग जी को कहता है कि अब मैं यहाँ पे 1 महीने रुकने वाला हूँ तो तुम मेरे रुकने का प्रबंध करा दे। और वह वेओशियन के पीछे पीछे घूमने लगता है। वेओशियन जहाँ जाता है वेओशियन वहीं चला जाता है और वेओशियन के हर काम में वो बस यही कहता है कि वेओशियन कितना परफेक्ट है। अगर वेओशियन पेड़ से भी नीचे गिर जाए तो यही कहता है कि वेओशियन कितना परफेक्ट तरीके से नीचे गिर रहा है और वो कितनी परफेक्ट लैंडिंग कर रहा है। नेहोसन को सिर्फ एक ही वर्ड आता था, लगता है परफेक्ट बोलना, जो हर काम में सिर्फ परफेक्ट बोलता है और लैनवांग जी के सामने जाके सिर्फ लैनवांग जी के कामों में कमियां ढूंढते रहता है और उसे एक काम पे 40 कमियां बता देता है। लैनवांग जी को तो नेहोसन को हर रात अपने रूम से बाहर फेंकना पड़ता था कि वो कम से कम अब अपनी वाइफी को इतनी देर के लिए तो अकेला छोड़ दे ताकि वो अपनी वाइफी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जबकि नेहोसन उसकी डोर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाते रहता था कि तुम पागल लैन, मेरे को तुम बाहर निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। तभी लैनवांग जी की एक आवाज़ आती है कि तुम कुछ कह रहे थे नेहोसन, या फिर मैं तुम्हें अपने गार्ड से कह के पूरे क्लैन के बाहर भिगाऊँ। नेहोसन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तो अपनी वाइफ के साथ अपनी नाइट एंजॉय करो, अब मैं चलता हूँ। बट नेहोसन वहाँ से जाने की जगह विंडो के पास जाके विंडो में होल करके देखने लगता है कि अंदर लैनवांग जी वेओशियन के साथ कर क्या रहा है। यूं ही बीतने लगता है। बस इस टाइम के साथ साथ एक बात अच्छी होती है, वेओशियन जंग क्लैन के दिए हुए गमों को काफ़ी हद तक भूल गया था और लैनवांग जी के सामने काफ़ी ओपन हो गया था। अब वो लैनवांग जी को आप से तुम पे आ गया था, बट सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड ही मानता था। और लैनवांग जी ने भी इतने टाइम में वेओशियन को टच नहीं किया था, बट वेओशियन की एक आदत बन चुकी थी कि वो हर रात सोता तो बेड पे था, पर वो पता नहीं कब लैनवांग जी के ऊपर पूरा वेट रख के सो जाता था। और लैनवांग जी को ये पसंद था कि वेओशियन उसके ऊपर सोता है और लैनवांग जी भी उसे बहुत टाइटली हक कर लेता था। बट इस बारे में वेओशियन को अब तक नहीं मालूम कि वो अपना बेड छोड़ के लैनवांग जी के ऊपर सोता है। जी ने अपने साथ रख के वेओशियन को इतना बेशरम बना दिया है कि वो सर्वेंट्स के सामने वेओशियन को किस कर दे तो ना वेओशियन को कोई मतलब पड़ता है ना लैनवांग जी को। बट वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं बेचारे वो शर्मा जाते हैं और शर्म के मारे इधर उधर देखने लगते हैं, नहीं तो वहीं से चले जाते हैं। उनके किंग और एम्प्रेस बहुत ज़्यादा ही बेशरम है, जो कहीं पे भी किस करते रहते हैं, दूसरों का तो ध्यान ही नहीं रखते कि कई सिंगल लोग भी हैं जो उन्हें देख के ये सोचते होंगे कि उनका इतना अच्छा पार्टनर क्यों नहीं है। अब लैंटेन फेस्टिवल का डे आ गया था जो वेओशियन को बहुत ज़्यादा पसंद था और वेओशियन लैनवांग जी से जिद करके कह रहा था कि आज वो लोग पूरा राज्य घूमने चलेंगे। लैनवांग जी भी मान जाता है कि वो पूरा राज्य घूमने चलेंगे और लैनवांग जी का एक और प्लान था कि वह वेओशियन के साथ आज पूरी रात बाहर जंगल में ही रहने वाला है। और वेओशियन को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया था ताकि वेओशियन और वो थोड़ा टाइम अकेले बिता सके और ये राज्य के सारे लोग उन्हें परेशान करना बंद करें। कभी कोई मंत्री आ जाता है तो कभी यहाँ पे कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। वेओशियन के साथ लैनवांग जी को अपना टाइम बिताने के लिए ये लोग तो छोड़ ही नहीं है। और लैनवांग जी अपने 2 गार्ड्स को बुलाता है। वो कहता है क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? वो कहते हैं कि यस किंग, सारी तैयारियां हो चुकी हैं।
लैनवांग जी और वेउशान पूरे मार्केट को घूमते हैं और वेउशान कई सारी चीज़ें लेता है और वो हर शॉप में जाता है। वेउशान ज़्यादातर सिर्फ टॉय शॉप में जाता है और पूरी जगह को घूमता है। वेउशान ने पहली बार लालटेन फेस्टिवल को बाहर से देखा था, नहीं तो वो जियांग क्लैन में सिर्फ आसमान को देखा करता था कि कितने सारे कंदील उड़ते रहते हैं और वो इमेजिन करता था कि इसे लोग कैसे मनाते होंगे। बट वो लाइफ में पहली बार लालटेन फेस्टिवल को पहली बार अपनी आंखों से देख रहा है और ये कितना खूबसूरत है और हर इंसान के चेहरे पे हंसी ये कितनी प्यारी है। ये नज़ारा, काश ये लम्हा यहीं थम जाता। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।